गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द गुरु क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। तो आज हम कक्षा 10 का या क्लास 10th का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। ठीक है। तो इससे पहले हमने जो 3 वीडियो बनाए हैं उसमें हमने प्रकाश या लाइट का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने जाना कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। ठीक है। हमने जाना कि कैसे मतलब परावर्तन होता है, उनके बारे में जाना। ठीक है। और उसके बारे में हमने बहुत से टॉपिक, जैसे कल हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, मिरर के बारे में कि मिरर कैसे होता है, समतल दर्पण से कैसे मतलब आपके इमेज का और फॉर्मेशन होता है, वो सब हमने कल जाना था। और प्लेन मिरर के बारे में हमने कुछ पॉइंट भी लिखे थे कि यू का मान क्या है, वी का मान क्या है, वो सब जाना था। और आज हम जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ये कितने प्रकार के होते हैं, दोनों के अंदर कौन कौन सी संरचना में बिंदु होते हैं, दोनों का निर्माण कैसे होता है, वो उन दोनों संरचनाओं के बारे में आज का करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी संरचना पूरी होने के बाद हम दोनों दर्पण के कुछ नियम भी पढ़ेंगे, जैसे इनके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वो नियम पढ़ने के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो वो सारे नियम इसके अंदर आ जाए। ठीक है। तो आज अपन आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कल जैसे मैंने आप सबको बताया था, स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण का मतलब क्या है। स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा दर्पण जो गोल हो, स्पेरिकल हो। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये दर्पण दो तरह के हैं। कल भी हमने जाना था। पहला जो दर्पण है उसका नाम क्या है? कॉनकेव, यानी अवतल। ठीक है। दूसरा जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स, यानी उत्तल। अब ये कौन कौन से दर्पण है, ध्यान से सुनना। कॉनकेव का मतलब मैंने कल क्या बताया था? ऐसा दर्पण या ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है। अब देखो, ये जो मैं बना रहा हूं आपको दो दो जैसे लाइन सी, ये तो असल में क्या है, इसकी पॉलिश्ड सरफेस, यानी इस पर पॉलिश किया गया है। ठीक है। ये तो है आपकी कौन सी सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस यानी पॉलिश सतह है, या इसको अपन बोल सकते हैं पॉलिश पृष्ठ। ठीक है। और ये जो अंदर की सतह है जो कि आपके परावर्तन या रिफ्लेक्शन का काम करती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक पृष्ठ। तो ये देखो, इसको अपन क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परावर्तक पृष्ठ। यही पृष्ठ जो होता है वो हमारे कार्य करता है किसका? रिफ्लेक्शन का और परावर्तन का कार्य इसी पृष्ठ द्वारा। ठीक है। ये शाइनिंग सरफेस, चमकीला पृष्ठ। अब यदि मैं कॉनकेव या अवतल की बात करूं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, आपके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, इन साइड कर्व्ड, यानी अंदर की तरफ वक्रित होती है। किस तरफ वक्रित होती है? अंदर की तरफ वक्रित होती है, अंदर की तरफ इसके अंदर मुड़ी हुई होती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स की, उत्तल की। ये देखो उत्तल की संरचना ऐसे। ठीक है। हमेशा आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, दर्पण बनाते समय कभी भी आपके दर्पण गलत नहीं होगा। क्या चीज ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, परावर्तक पृष्ठ को हमेशा बाईं ओर बनाना है, और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो हमेशा दाईं ओर बनेगी। ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा बाईं और लेफ्ट साइड क्यों होती है? क्योंकि हमेशा हम बिंब यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड या बाईं ओर रखते हैं। किस ओर रखते हैं? लेफ्ट साइड या बाईं ओर रखते हैं। इसलिए आपका जो परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हमेशा दोनों मिरर के अंदर, दोनों दर्पण, और दोनों मिरर की बात नहीं, इन दोनों दर्पण की बात नहीं है। आप कोई सा भी दर्पण ले, समतल दर्पण हमने कल जब दिया था तो आपको याद होगा कि हमने उसके अंदर आपका जो बिंब या ऑब्जेक्ट है वो हमने किस साइड लिया था?
बाई और लेफ्ट साइड दिया था, और इमेज का फॉर्मेशन किस साइड हुआ था, राइट साइड हुआ था। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना कि आपकी जो विंग और जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड। इसलिए यहाँ पर आपके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो देखो इसमें भी दाईं ओर है, इसमें भी दाईं ओर है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, इसमें अंदर की तरफ घुसा हुआ था, इसमें आउटसाइड है। तो ये देखो, ये बाहर की तरफ, तो ये हो गया आउटसाइड कर्व्ड, बाहर की ओर वक्रित। किस ओर वक्रित है, बाहर की ओर वक्रित। इसमें बाहर की तरफ होता है, और इसमें कहां पर होता है, आपके अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। यही इनके अंदर मेन डिफरेंस है। ठीक है, यही इन दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, ये दोनों प्रकार के दर्पण है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, दूसरे जो बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु है, इनकी संरचना क्या है, संरचना के अलग अलग जितने भी भाग हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, तो मैं ये नाम एक बार रफ कर रहा हूं, देखना, ये सारे हो गए। अब दोनों के अंदर जानेंगे कि कैसे इन दोनों के अंदर होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले किसी भी मिरर या दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल या ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, पोल या ध्रुव। ये जो आपके दर्पण है, मिरर है, इसके अंदर देखो ये जो बिंदु है इसको अपन क्या बोलेंगे, पोल या ध्रुव। सेम इसी के अंदर भी यही होगा। कैसे, यहां पर आपके क्या होगा, बीच में मिडिल में पोल या ध्रुव। समझ गए। अब देखो, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो कि इस पोल से गुजरती है, इस ध्रुव से गुजरती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है ना, इसके अंदर भी देखो इमेजिनरी लाइन है, ये हमेशा पोल से गुजरती है, ध्रुव से गुजरती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। और हमारे इसके अंदर भी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। जितनी भी हम बिंदु पढ़ेंगे या जितनी भी हम घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे उसमें प्रतिबिंब बिंब बनना, कैसे बनना, समांतर किरणें कैसे आती है जाती है, सब जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे ये सारे प्रिंसिपल एक्सिस पर होगी, मुख्य एक्स पर होगी, और इसको मुख्य एक्स से ही पढ़ा जाता है सारी घटनाएं। और ये इमेजिनरी लाइन होती है, हम इसको इमेजिन करते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये क्या होगी, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब देखो, जो आपके दर्पण होता है उसमें एक एम और एन, ये जो एम है इसको बोलते हैं द्वारक या अपर्चर। एम एन बराबर, हिंदी में कहते हैं द्वारक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या होता है अपर्चर, ठीक है ना, क्या होता है आपका अपर्चर, ये जो भाग है जिस अपन लोग दर्पण का जो भाग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भाग अपने प्रयोग में आ रहा है, जिस भाग पर कोई भी प्रकाश किरण आती है और हम उसका बिंब या प्रतिबिंब, बिंब से प्रतिबिंब बनाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सारा का सारा द्वारक या अपर्चर कहलाता है। ये सीधी दूरी होती है यहाँ से यहाँ, एम और एन से, ठीक है, तो दोनों के अंदर इसको अपर्चर या द्वारक कहते हैं। अब देखो, एक बिंदु होता है इसके यूं बनने वाला, उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। क्या होता है ये सी बिंदु, ध्यान से देखो, सी बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं वक्रता बिंदु या वक्रता केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या होता है ये सी, ध्यान से सुनना, ये एक दर्पण है, ठीक है, आपका मिरर है, ये दर्पण किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, यहाँ पर गोला होता है ऐसे, तो किसी न किसी गोले का क्या है, कटा हुआ भाग है ना। तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उस गोले का क्या होता है, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट। तो उस गोले का केंद्र बिंदु इस दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात आ गई समझ में, दोबारा मेरी लाइन ध्यान से सुनना, दर्पण या मिरर जिस गोले का कटा हुआ भाग है, या जिस गोले का, जिस स्फेयर का आपके कटा हुआ भाग है, उस स्फेयर या उस गोले का आपके जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है,
वो इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमेशा बाईं ओर होती है, इसका गोला इधर बनेगा। उस दर्पण की जब तक बात आती है, ये दर्पण भी किसी न किसी गोले से कटा हुआ है, तो इसका गोला उस साइड में होगा, ऐसे होगा। तो जिस साइड में गोला होगा उसी साइड में आपका क्या होगा, सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस साइड में बाईं दाईं ओर होता है। ठीक है ना, तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता बिंदु। ठीक है, एक और हम नॉर्मली गोले की एक त्रिज्या होती है, यहां पर भी आपकी एक त्रिज्या होगी, इसकी देखो रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो इस गोले की जो त्रिज्या होती है, इस गोले की जो क्या होती है, त्रिज्या होती है या रेडियस होती है, ठीक है, आपके इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो आपकी दूरी है, कहां से, P से C तक की, ठीक है ना, P से C तक की, इसको R से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अंदर भी ये दूरी देखो, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा सेंटर पॉइंट से बाहर का जो सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, वहां तक की दूरी होती है। तो यहाँ पर जो आपके सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन भी सेम इसकी तरह है, कैसे कि दर्पण या मिरर जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की रेडियस मिरर की क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें सेंटर इस साइड में है आपका, तो वक्रता त्रिज्या और रेडियस भी साइड होगी, उसमें सेंटर उस साइड है, तो यहां पर क्या होगा, रेडियस भी उस साइड होगी। आगे सबको बात समझ में। अगली नेक्स्ट पॉइंट सुनना, इस दर्पण पर, कौन से दर्पण, कौन से मिरर पर, कॉनकेव या अवतल पर, जितनी भी प्रकाश किरणें समांतर आती है, जितनी भी प्रकाश किरणें क्या आती है, समांतर आती है। ये देखो प्रकाश किरण, मान लो ये तीनों किरण समांतर आती है, ये सारी की सारी समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा, सारी की सारी एक बिंदु पर, ठीक है, सारी की सारी टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है, जिस पॉइंट पर इकट्ठा होती है, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये देखो एफ बराबर फोकस पॉइंट, हिंदी में क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, क्या कहते हैं इसको, फोकस बिंदु। तो ये देखो आपके जितने भी, फोकस बिंदु क्या है, ध्यान से देखिए। फोकस बिंदु मैंने जैसे भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें दोनों आती है, ठीक है, जो समांतर आती है, वो क्या करती है, एक बिंदु पर इकट्ठा होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो दोनों जो प्रकाश किरणें आ रही है, वो इसके अंदर प्रकाश किरणें इकट्ठा नहीं होती, बल्कि टकराने के बाद में ऐसे चली जाती है, ठीक है, दोनों के दोनों टकराने के बाद में क्या होती है, चली जाती है। तो ध्यान से देखना दोबारा, इसमें प्रकाश किरणें आई, दोनों टकराई, जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य एक्स या प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से गुजरती है, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वर्चुअल पोजीशंस होती है, कौन सी पोजीशन होती है, वर्चुअल यानी आभासी, कि जो प्रकाश किरणें आई टकरा के चली गई दूर, लेकिन जब हम इनको डॉट डॉट पीछे बढ़ाते हैं, ये देखो डॉट डॉट करके हमने पीछे बढ़ाया, तो ऐसा लग रहा था कि ये इस किसी एक बिंदु से आ रही थी, उस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, फोकस बिंदु। तो उसमें वर्चुअल पोजीशन है, इसमें रियल, तो इसको फोकस बिंदु बोलते हैं। और फोकस बिंदु से ये पी तक की जो दूरी है, क्योंकि हम सारी दूरियां किससे मापते हैं, पोल से मापते हैं, किससे मापते हैं, पोल, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एफ से लेकर के यहां तक की दूरी होती है, इसको देखिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि आर बराबर 2f। अब आर बराबर 2f का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो फोकल लेंथ को जब डबल करते हैं तब रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 2f। यहां से आप एफ का फॉर्मूला भी क्या निकाल सकते हो, आर बट्टा 2, आर बट्टा 2, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। तो हमने अब तक किस किस की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने पढ़ा पोल या ध्रुव किसे कहते हैं, सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट होता है जिससे सारी दूरियां मापी जाती है। जितनी भी दूरियां
आप मापोगे ना, ठीक है ना, कि इधर की दूरी, इधर का पॉइंट, उधर का पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट आपके ध्रुव से मापे जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। एमएन हमने पढ़ा, अपरेचर दोनों के अंदर, उसके अंदर भी एमएन है, इसके अंदर भी एमएन है। अपरेचर या द्वारक को कहते हैं सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सर्कल स्पेयर था उसका जो सेंटर पॉइंट था उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर होता है, स्पेयर के अंदर होता है, तो इसका क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों में हो गया। हमने फिर क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सी तक की दूरी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ। फोकस पॉइंट पढ़ा कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती है वो सारी टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, और फिर ये फोकस बिंदु से पी तक की दूरी को हमने देखा, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा। कई बार ये रिलेशन पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध लिखिए, तो आपको r बराबर 2f लिखना है। ठीक है, और हमने ये भी कई बार देखा है कि दोनों के अंदर सिंबल भी अलग अलग पूछे जाते हैं कि भाई इसकी इतनी वैल्यू दी जाती है, या तो अब कोई भी सूत्र है, जैसे ये सूत्र है r बराबर 2f, तो इसके अंदर क्या होगा, r की वैल्यू देकर के f की वैल्यू पूछ सकते हैं ना, f की वैल्यू देकर के r की वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों दर्पणों की एक खास बात सुनना, कॉनकेव या अवतल को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अब सर ये अभिसारी दर्पण क्या है, कन्वर्जिंग मिरर क्या है, देखो इस दर्पण की खास बात है कि जितनी भी समांतर या पैरेलल लाइट रेज आती है, सारी जितनी भी पैरेलल लाइट दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु फोकस बिंदु पर, फोकस पॉइंट पर इकट्ठा होती है, सारी कन्वर्ज होती है। जितनी भी लाइट रेज है ना वो सारी की सारी जो आती है, पैरेलल आती है, समांतर आती है, सारी टकराने के बाद फोकस पॉइंट या फोकस बिंदु पर इकट्ठा होती है, कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी। हिंदी में बोल सकते हैं कि जितनी भी प्रकाश किरणें दर्पण की समांतर आती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, सारी टकराने के बाद फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है। क्या होती है, फोकस बिंदु पर अभिसरित, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, हिंदी में बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी दर्पण। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, इसके जितने भी प्रकाश किरणें समांतर आती है, आई सारी प्रकाश किरणों को ये क्या कर देगा, बिखेर देगा, सारी प्रकाश किरणों को। ये देखो यहां से लीजिए, तो डॉट डॉट बढ़ाने पर ऐसा लगता है फोकस बिंदु पर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है फोकस बिंदु पर इकट्ठा हो रही है यहाँ पर, लेकिन असल में होता है कि ये जो मिरर होता है, दर्पण होता है, ये आने वाली सारी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आती है, जितनी भी लाइट रेज है वो पैरेलल आती है, सारी टकराने के बाद क्या हो जाती है, आपके डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, अपसरित। अपसरित का मतलब क्या है, बिखर जाती है सारी, ये तो इकट्ठा करने का काम करता है और ये बिखेरने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के क्या होते हैं, आपके मिरर है। तो इसको कौन के अवतल को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग या मिरर या अभिसारी दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आज हमने दोनों दर्पणों के प्रकार, दोनों दर्पणों का दूसरा नाम पढ़ा, दर्पणों की जितनी भी परिभाषाएं थी, डेफिनेशंस थी मिरर की, मिरर से जुड़ी हुई जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है ना, उन सारी टर्म्स या पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें पोल भी था, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या भी हमने पढ़ा है, फोकस पॉइंट फोकल बिंदु भी पढ़ा है, इससे जुड़ा हुआ हमने एक फॉर्मूला या रिलेशन आर और एफ के बीच में ये भी पढ़ा है। तो इसमें हमने बहुत सारे स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण के बारे में क्या है, अध्ययन किया। अब देखो अगला जो अपना पॉइंट है, अगला जो बिंदु है वो है स्फेरिकल मिरर के द्वारा, दोनों मिरर के द्वारा, दोनों दर्पण के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वो इमेज का फॉर्मेशन हमें पढ़ना है कि कैसे इमेज उसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो उस इमेज फॉर्मेशन को हमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन से नियम है, ठीक है, दोनों के द्वारा। तो दोनों दर्पण यानी जो स्फेरिकल मिरर है उसके लिए 4 नियम है, 4 लॉ है, 4 रूल है, जिसके अनुसार आपकी क्या होती है, प्रकाश किरण जाती है
वो चारों नियम के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और हम जानेंगे कि कैसे इमेज तो दोनों के अंदर कैसे कैसे होता है वो सब चीज उसके अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, जाने, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी संबंध पर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, नमस्कार।